आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम इस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जर्नल हमारी जो क्लास है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो हम पढ़ेंगे। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जैसे तो हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस का कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो है नहीं, टॉपिक तो है नहीं। तो ये जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्या है कि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका एक बहुत ही बेसिक जो नॉलेज है वो इस टॉपिक में रहेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में जो इस जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड होते हैं, जिनको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं अगर हमने अच्छे से हमारी ये जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको पढ़ी है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, GOC जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम आज शुरू करते हैं। इस टॉपिक में GOC में अपन कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, अपन इन सब के बारे में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में आगे। तो ये हमारे 4 टॉपिक रहेंगे इस GOC में: इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे GOC को। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? देखिए, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हैं तो जनरली इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, एक तो होता है S का मतलब सबस्ट्रेट, क्रियाकारक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रियाकारक, सबस्ट्रेट। प्लस इसके साथ जो दूसरा रिएजेंट होता है जो इस पर क्रिया करेगा या इस पर अटैक करेगा या रिएक्शन करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएजेंट। ये जो R है ये क्या है? रिएजेंट। ओके, देन अब ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ प्रोडक्ट से पहले एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ये है हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद हमें मिलता है रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो रिएजेंट है ये तो क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। ये तो क्या करेगा? अटैक्स। और ये जो S है जो सबस्ट्रेट है ये क्या होगा? बीइंग अटैक्ड। बीइंग अटैक्ड किसके द्वारा? इस R के द्वारा। अब इस R को S पे जुड़ने के लिए या S की कौन सी साइट पे ये R अटैक करेगा, कौन से सेंटर पे ये जुड़ेगा और क्या चेंजेस आएंगे, इन सब के पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होता है, कोई ऐसा फोर्स होता है जो इस रिएक्शंस को संपन्न करेगा। यानी ये रिएक्शन कब टेक्स प्लेस होगी? जब इसमें कोई ना कोई पीछे ड्राइविंग फोर्स होगा जो रिएक्शंस को पूरा करेगा। उन फोर्स को ही हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में स्टडी करते हैं। तो आज हम किसी भी रिएक्शंस को जो हो रही है, जो संपन्न हो रही है, उसमें कौन सा इफेक्ट लागू होगा, कौन सा इफेक्ट अप्लाई होगा, उसी इफेक्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक का मीन होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो इफेक्ट यहाँ पर अराइज होगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो दोस्तों समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के लिए अपन को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम एक वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो ये सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो भी इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये भी हम दो टाइप से क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। एक इफेक्ट होता है परमानेंट। परमानेंट इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं चाहे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इफेक्ट उस मॉलिक्यूल्स में हमेशा बना हुआ रहेगा। तो ऐसे इफेक्ट जो रिएक्शन में चाहे हो या ना हो वो वहां पर बने हुए रहेंगे, ऐसे इफेक्ट होंगे वो परमानेंट इफेक्ट होंगे। और कुछ इफेक्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन के ड्यूरिंग तो हमें दिखाई देते हैं, और रिएक्शन जब नहीं होती तो वो जो इफेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे जो इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन परमानेंट या टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट कौन कौन से होंगे? परमानेंट में हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसे आई इफेक्ट भी बोलते हैं। रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑल्सो नॉन एज अ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, इसी इफेक्ट में अपन बात करेंगे रेजोनेंस की। एक रेजोनेंस होता है जो फिनोमिनन का नाम होता है, वैसे आपने बहुत पढ़ रखा है रेजोनेंस में। 11th क्लास से हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और उसी 11th क्लास से हमारी रेजोनेंस टॉपिक शुरू हो जाता है कि रेजोनेंस क्या होता है। एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन होती है जो हम किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए बात करेंगे। तो रेजोनेंस में अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा। बाकी ये जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है और मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये एक टाइप का परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रहेगा। थर्ड है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन और बॉन्डलेस रेजोनेंस, इसका दूसरा नाम है बॉन्डलेस रेजोनेंस। और इसे ही 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, बेकर-नाथन इफेक्ट कहते हैं। बेकर-नाथन इफेक्ट, बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही जर्नल जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट एंड सेकंड इसका है इंडक्टोमैरिक इफेक्ट। ये है हमारी टेम्परेरी। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमने दो क्लास में क्लासिफाई कर लिया है, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो दोस्तों पहला हमारा जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या है? प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव। अब ये जो प्रेरणिक प्रभाव है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ये किस टाइप से किसी भी मॉलिक्यूल में जनरेट होगा या उत्पन्न होगा? तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका मतलब होता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। इंडक्शन, प्रेरण। आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स में हमने पढ़ी है। तो फिजिक्स में आता है इंडक्शन या प्रेरण। जैसे आप किसी भी एक रोड को, आयरन की रोड है, इसे आप एक साइड से हीट करते हो, एक साइड से गर्म करते हो। तो गर्म करने पे इसकी जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है, वो इस
साइड से इस दूसरे साइड की ओर भी क्या करती है, गमन करती है, गति करती है, मूव करती है। यानी कि इस हीट को हमने यहाँ से गर्म किया और वो कहाँ पहुँच गई, इसके दूसरे वाले एंड पे। तो ये जो यहाँ हीट का मूवमेंट हो रहा है इसी को हम कहते हैं इंडक्शन। अब यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट यानी इंडक्शन, प्रेरण, प्रेरणिक प्रभाव। तो ये कैसे ऑपरेट होगा, तो देखिए हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बनके जो बनते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इनमें कुछ हेटेरो एटम भी आ सकते हैं, विषम परमाणु, जैसे हैलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए अपन एक कार्बन कंपाउंड लेते हैं, ये हमने कार्बन ले लिया, इस कार्बन से यहाँ हमने एक एटम जोड़ दिया X। इस X एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो क्या है, कार्बन से हाई है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो कार्बन और X के जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्यों है भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि किसी बॉन्ड में आए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड में आए हो, तो सिंगल बॉन्ड होता है वो हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं कि थोड़े से X की तरफ मूव कर जाते हैं, थोड़े से मूव करते हैं, कंप्लीट यहाँ से यहाँ नहीं जाता। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन से कंप्लीटली X पे नहीं जाता है। होता है क्या है कि वो थोड़ा सा यहाँ से आगे की ओर खिसक जाएगा। किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, विद्युत ऋणात्मकता के कारण। इससे होगा क्या, इससे इस बॉन्ड में क्या आ जाएगा, पोलराइजेशन आ जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्रुवण। अब ध्रुवण में क्या होता है कि अगर किसी बॉन्ड में नेगेटिविटी डिफरेंस है, विद्युत ऋणात्मकता अंतर है, तो वो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा, पोलराइजेशन आएगा। ध्रुवण में क्या होता है, डाइपोल बनते हैं। डाइपोल जानते हो, द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। यानी कि यहाँ पर इस पोलराइजेशन के कारण जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहां तो आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जहां से वो मूव कर रहा है वहां आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पोलराइजेशन है, ये जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको हम इस टाइप से शो करेंगे। या तो इस साइड में एरो बनेगा या इस साइड में एरो बनेगा। ठीक है, इसका जो हेड होता है ये बताता है, ये पॉइंट करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव कर रहे हैं, और इसका जो टेल होता है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहे हैं। तो समझ में आ रही है दोस्तों। अब ये देखो, ये माइनस जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से X की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो इफेक्ट है ये केवल इसी कार्बन तक नहीं रहेगा, यानी यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अब ये क्या करेगा, इसकी देखो पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन होगा उसकी नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। यानी कि ये जो कार्बन है इस पास वाले कार्बन की कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा नेगेटिव है। जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, पास वाले कार्बन को भी क्या कर देगा, पोलर कर देगा। इस पोलर बॉन्ड को देख के पास वाले बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे, पोलर बॉन्ड हो जाएंगे। यानी एक को देख के दूसरा भी क्या कहता है, मैं भी उसका जैसा होना चाहता हूं। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, इस कार्बन की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी देखो ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन का क्या होगा, यानी 3 कार्बन तक हमने बता दिया कि यहाँ पोलराइजेशन हो रहा है। 4th कार्बन का क्या होगा, क्या यहाँ पर भी ये पोलराइजेशन आएगा, क्या यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये होता है डिस्टेंस डिपेंड, यानी कि ये दूरी पर निर्भर करता है। डिस्टेंस डिपेंड, दूरी पर निर्भर करेगा। दूरी पर निर्भर कैसे, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे आई इफेक्ट घटता जाता है। यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, आई इफेक्ट घटता जाएगा। तो कौन से कार्बन तक आई इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। जो 4th कार्बन होता है वहां पर आते आते ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ तक अप्लीकेबल रहेगा, 3रे कार्बन तक। सबसे ज्यादा आई इफेक्ट कहाँ लगेगा, जो सबसे ज्यादा क्लोज है, उस हाई नेगेटिव एटम के ज्यादा क्लोज है, उस पे इंडक्टिव इफेक्ट हाईएस्ट लगने वाला है।
तो दोस्तों समझ में आ रही है, इंडक्टिव इफेक्ट एक सिंपल सा मैंने आपको बताया है किस प्रकार ये ऑपरेट करने वाला है किसी सिस्टम में। अब आपसे कहे कि हमारे पास एल्केन है, अपने एक एग्जांपल लेते हैं एल्केन का। क्या एल्केन में भी इंडक्टिव इफेक्ट लागू होगा, इसमें ऑपरेट होगा? एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन को हम ऐसे बनाते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो अब इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाना चाहते हैं, या इसमें पोलराइजेशन होता है? बिल्कुल नहीं होता, यानी इसमें आई इफेक्ट क्या है? जीरो। क्यों है भाई आई इफेक्ट जीरो? क्योंकि इसमें कोई भी डायपोल ही नहीं बनता, इसका जो डायपोल मूवमेंट है म्यू वो होगा जीरो, बिकॉज इनका जो कार्बन का नेगेटिविटी है वो सारा का सारा क्या है? सिमिलर है, सेम है। और हाइड्रोजन और कार्बन में नेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाए। तो ब्यूटेन जो होंगे वो क्या होंगे? आई इफेक्ट जीरो होगा, नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे। तो इसीलिए यहाँ जो आई इफेक्ट है इसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात है इसके लिए ईएन का अंतर होना, ईएन का अंतर होना, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता अंतर अगर है दो एटम के बीच तभी इंडक्टिव इफेक्ट लागू होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल्स अपन देखेंगे इसमें। तो उससे पहले आप देखें आई इफेक्ट कितने टाइप्स में होते हैं। टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट, ये दो टाइप्स के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन किसी को प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये सारे ग्रुप क्या होते हैं? प्लस आई होते हैं। माइनस आई कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने वाले। तो जो लेने वाले होते हैं वो माइनस आई होते हैं और जो देने वाले होते हैं वो प्लस आई होते हैं। इन ग्रुप्स को आपको समझना है, ये ग्रुप्स ही हमारे आई इफेक्ट में यूज होने वाले हैं। प्लस आई ग्रुप कौन सा है, माइनस आई ग्रुप कौन सा है, जब भी हम आई इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें इन ग्रुप्स को ही ध्यान में रखना है। EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप, और ERG इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ पर आई इफेक्ट जो है हमारे दो टाइप के हैं और इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन सा है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है, प्लस आई कौन सा होगा और माइनस आई कौन सा होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लस आई ग्रुप्स की। प्लस आई ग्रुप। अब प्लस आई ग्रुप में सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल और एटम, यानी कि किसी मॉलिक्यूल या एटम पर ओवरऑल कंप्लीट चार्ज है, कौन सा? नेगेटिव चार्ज, तो वो प्लस आई ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल -O कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, C डबल बॉन्ड O माइनस, तो
तो किसी भी एटम पे या मॉलिक्यूल पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा प्लस आई ग्रुप होगा। ये ऐसा क्यों करता है, यानी कि इनका जो नेगेटिविटी है, जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बहुत ज़्यादा है। भाई ऑक्सीजन है, ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव परमाणु है। अब ये किसी को इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, ये तो लेने वाला होता है, यानी इसको तो माइनस आई होना चाहिए। यानी कि माइनस आई ग्रुप जो होते हैं इनकी जो नेगेटिविटी होती है वो हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। माइनस आई ग्रुप का मतलब होता है जिनकी नेगेटिविटी हाईएस्ट होगी वो हमारा माइनस आई ग्रुप होगा। तो यहाँ क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन जब ज़्यादा नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है और इसको हमने प्लस आई में क्यों रखा। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन के पास पहले से ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है जो ये देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बजाय लेने में। इसलिए O माइनस और COO माइनस जो है वो क्या है, प्लस आई ग्रुप है, स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप है। सेकंड एग्जाम्पल बात करें अपन एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स को दोस्तों कैसे दिखाते हैं अपन, R से। R का मतलब एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप, इसमें देखो हम मिथाइल हो गया CH3, इथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल हो गया, इसे तो मिथाइल बोलते हैं, ये इथाइल हो गया और ये प्रोपाइल हो गया। अब इनमें सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका होगा, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, कार्बन की जो लंबाई बढ़ती जाती है चेन की, वैसे वैसे इनका प्लस आई क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इनका प्लस आई क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो कार्बन चेन बढ़ने से प्लस आई जो नेचर है वो बढ़ेगी। ओके, ये हमने इसको पहला ले लिया। सेकंड देखिए, CH3CH2, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। जैसे जैसे डिग्री ऑफ कार्बन चेंज होता जाएगा, यानी कि कार्बन की डिग्री चेंज होगी, तो वैसे वैसे प्लस आई जो नेचर है, जो इफेक्ट है, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी एल्काइल में सबसे ज़्यादा प्लस आई जो स्ट्रेंथ होती है वो 3 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और सबसे कम कौन होता है, मिथाइल, यानी 321। ये होता है प्लस आई ग्रुप में। बेसिस किसके बेसिस पर, डिग्री ऑफ कार्बन की बेसिस पर। तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड प्लस आई ग्रुप्स, यानी ये जो समूह है हमारे, ये समूह कौन से हैं, प्लस आई समूह हैं। माइनस आई समूह है, अब अपन बात करते हैं स्टॉप कर दो। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे हमारा जो सेकंड है माइनस आई ग्रुप्स। और माइनस आई ग्रुप्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। तो जनरली अपन बात करते हैं जिनकी नेगेटिविटी हाई होती है। हाई नेगेटिविटी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्या होंगे, माइनस आई होंगे। ठीक है, जैसे NO2, CN, CO, COOH,
COOR, एस्टर, एसिड, कीटोन, साइनाइड, NO2। NO2 बहुत ही स्ट्रोंगेस्ट, बहुत ही ज़्यादा प्रबल जो विड्रॉविंग ग्रुप होता है NO2 होता है। इसके अलावा ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो -I होता है। जैसा कि हमने +I में बात की थी कि अगर किसी एटम पर चाहे नेगेटिविटी उसकी हाई हो या कम हो, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो +I होता है। तो उसी टाइप से अपन बात करेंगे, अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन सा होता है, -I होता है। जैसे NF3 पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो -I ग्रुप होता है वो NF3 पॉजिटिव होता है। NH3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव। ओके, तो इस टाइप से किसी भी ग्रुप या एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, हमारा -I ग्रुप होगा। हैलोजेंस, हैलोजेंस X, ये भी -I होते हैं। F, Cl, Br और I। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी -I होते हैं। तो -I ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट था और इंडक्टिव इफेक्ट में जो टाइप्स थे +I और -I, इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और हम अब आगे जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी, उस नेक्स्ट क्लास में अपन इन इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को पढ़ते हुए इनके जो क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।